हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनल। आज हम देखते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 8 यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन 1 है बेसिक क्वेश्चन कि होता क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मीनिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, सिस्टम हैं जो हमारे देश में हैं, शहर में या हमारे एरिया में जिसमें भी, और इससे हमें सपोर्ट मिलती है बिज़नेस करने में, इंडस्ट्रियों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, ट्रेड को। यानी कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, तो किस टाइप की हमारी रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, चाहे सी पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम्स। तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ये जितनी ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी उतना ज़्यादा बिज़नेस करने में हमें आसानी होगी, कॉस्ट कम होगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, टेलीकम्युनिकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, ये क्वालिटी डिसाइड करेंगे। हेल्थ वगैरह ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जितना ठीक होंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, साफ़ सफाई होगी, उतनी हमारी पॉपुलेशन जो है, मैन पावर जो है, उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी और रिज़ल्ट फिर अच्छा आएगा। और फिर इसके अंदर और क्या है, मॉनेटरी सिस्टम, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये फैसिलिटीज़ किस टाइप की हैं, इनसे भी बिज़नेस में मदद मिलती है हमें जितना ये सिस्टम अच्छा हो। और कुछ चीज़ों का हमारा इनडायरेक्ट हमें देश में हेल्प मिलती है जब हमारे देश का सोशल सेक्टर अच्छा होगा। तो अभी देखते हैं डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2 कैटेगरीज में हमने इसे बांट रखा है, इकोनॉमिक एंड सोशल। पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर आ गया हमारा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब। यानी इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सीधा सीधा देश में बिज़नेस, नौकरियां, काम, ये सब अच्छे होंगे डायरेक्टली। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया हमारा पढ़ाई कैसी है, हेल्थ, हाउसिंग, ये चीज़ें कैसी हैं। इससे जितना ये अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, और अगर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा तो अपने आप देश में अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो सोशल भी ज़रूरी है, इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक डायरेक्ट बेनिफिट करेगा, सोशल भी करेगा तो सही, पर वो इनडायरेक्टली हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, तो देश में काम हम अच्छे से कर पाएंगे। तो दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए ज़रूरी हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये नहीं एक से काम चलेगा, दोनों चाहिए अच्छी देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन 2 है क्या फ़ायदा होगा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होने से, रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है हमारा सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का होगा, रोड्स, रेलवेज़, ये बातें बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। ये चीज़ें अच्छी होंगी, कॉस्ट कम आएगी, बिज़नेस ढंग से हमें प्रॉफिटेबल भी होगा और माल का आना जाना अच्छा होगा। तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ढंग से आएगी, काम होगा, तो हर चीज़ों से डायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन बूस्ट होती है। सेकंड, एग्रीकल्चर भी हमारा अच्छा चलेगा क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। स्पीड से काम हो, ट्रांसपोर्ट हो, टाइम से फर्टिलाइज़र, सब ये पेस्टिसाइड वगैरह हमें सब चीज़ें मिलें, रोडवेज़ के थ्रू माल इधर से उधर हो। तो और ये इनको एग्रीकल्चर वालों को भी इंश्योरेंस, बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये अच्छा होते ही देश में एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देश में इकोनॉमी का बढ़ना, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, देश में जीडीपी बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, ये सब। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्री कंडीशन, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है देश में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि जब तक देश में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जब तक लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं होगी। फॉरेनर्स भी देखो तभी इन्वेस्ट करेंगे हमारे देश में जब उन्हें दिखेगा यहाँ पे ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो कोई बिजनेसमैन हो, फॉरेनर हो, उसे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा वहाँ अपना प्लांट, मशीन लगाने का। अगला, लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होती है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उससे हेल्थ इम्प्रूव होगी। पानी अगर साफ़ सुथरा आएगा, सफाई मेंटेन रहेगी, तो उससे हमारी जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। इसे हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी, यानी प्रोननेस टू फॉल इल,
यानी कितने % चांस है हम बीमार होंगे, वो कम हो जाएगा। क्योंकि कई बीमारियां हमारी ये पानी, गंदगी और इसी की वजह से होती है। और क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ने से भी हमारा हेल्थ केयर अच्छा होगा, लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और तभी हमने देखा कई लोग इंडिया में चाहे पैसे अच्छे भी मिल रहे हो फिर भी इंडिया छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है इंडिया में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यहाँ मिल सके वो कम है। तो ये भी एक कारण है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना चाहिए। ये उसका बेनिफिट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अगला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से देश में बड़ी नौकरियां जनरेट होती हैं। ये बात भी पहले बहुत बार आ चुकी है। जब हम कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, हॉस्पिटल बनाना, तो हमें उसमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत होगी। तो जितना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा हमें लेबर भी चाहिए। तो ये डबल बेनिफिट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया और देश में नौकरियां भी जनरेट हो गई। अब याद रखने का इसको शॉर्टकट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गिव्स लीप इन एम्प्लॉयमेंट। लीप मतलब एक जंप आ जाती है, तो ये याद रखने की सिर्फ कहानी टाइप है। अब वर्ड्स क्या हैं, एल यानी लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी, ई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ए एग्रीकल्चरों की डेवलपमेंट होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, पी प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगी, ई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अभी जो लास्ट पॉइंट देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 3 कि हमारे देश का क्या हाल है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैसा चल रहा है अपना देश। तो ट्रेडिशनली गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बनाना, पर फिर हमें पता चला कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कम है, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को साथ में ज्वाइन कर लिया, एक जॉइंट पार्टनरशिप बना ली ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बन पाए। अभी हम देश की अपनी खासियत पढ़ रहे हैं, स्टेट। अगला, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन रूरल एरियाज़। और पर वहाँ एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रोग्रेस चाहे दुनिया में जितनी हो रही हो, रूरल वुमेन के लिए अभी भी टेंशन का टाइम है, क्योंकि उन्हें जो खेतों का बचा हुआ हिस्सा होता है, क्रॉप रेजिड्यू और ये अपना लक्कड़, ऐसी चीज़ों के थ्रू ही अपने देश में अपना काम चलाना पड़ता है। वहाँ पूरा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं पहुँच पाया अभी तक। और अबाउट 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूज़ बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग। तो ये अच्छी बात नहीं है, बीमारियाँ और ये खांसी और धुआं, पॉल्यूशन, ये सब दिखते रहती हैं। रूरल पीपल वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच फ्यूल वाटर। ये हम फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, दूर दूर गांव में मटका लेके जा रहे हैं नदियों से पानी लेने। तो ये बात सच में हमारे देश की है। और 2001 का सेंसस दिखाता है इन रूरल इंडिया ओनली 56% हाउस होल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड 43% अभी भी कैरोसिन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, ये जो NCERT में पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं, लगभग 20 साल हो गए अब तो। अब चेंज तो बहुत हुआ है, पर अभी जो हैं तो फिर अभी हमें वही करने हैं। जब NCERT में चेंज हो जाएगा तो फिर कर लेंगे। अब देखते हैं ये कुछ रिसेंट स्टैटिस्टिक्स जो आए हैं 2014-15, इसके देख लेते हैं। तो ये तो सिर्फ देखो, मैंने पहले भी कहा था, ऐसे नहीं है तुम सारे बैठ के रट रहे हो, चाइना का ये इतना, हांगकांग का इतना, ये इतना। ये सब इसलिए नहीं होते कि हमें रटने हैं, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमें दिए जाते हैं कि और देशों का क्या हाल है, कहाँ हमारी हालत ठीक है, कहाँ हम औरों से आगे हैं, कहाँ पीछे हैं। तो सिर्फ एक आइडिया वाली बात है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ GDP, यानी ये लोग अपने GDP का 46% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। तो देखो, ये चाइना की एक पॉजिटिव बात है कि काफ़ी पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, तभी उसके देश का बिज़नेस सही चलता है, उनकी कॉस्ट कम आती है, दुनिया जहाँ से उन्हें ऑर्डर्स मिल जाते हैं। इंडिया का भी ठीक है, चलो 34%, कई देशों का तो बहुत ही कम है। देखो पाकिस्तान का कितना कम है, बाकी हर एक का कोई ऐसे याद नहीं रखना, मोटा मोटा कंपैरिजन। अगला, एसेस टू इम्प्रूव पानी, यानी साफ कितना मिल रहा है। तो हमारे यहाँ देखो ये % बढ़ गई है, अब 94 हो गई है। कई देशों में देखो 100% भी है, सबको साफ़ पानी है। अगला, सैनिटेशन, साफ़ सफाई। तो इंडिया में देखो कितनी कम रैंक है, 40% सिर्फ। तो
इसी वजह से फिर हमारे देश में बाहर के भी इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। साफ़ सफाई का चक्कर यहाँ जो है वो परसेंटेज बहुत कम है। कोरिया में 100% साफ़ सफाई, सिंगापुर में भी। अगला मोबाइल सब्सक्राइबर्स, ये भी वैसी एक पता चले कि लोग उनके पास कितना पैसा है। तो अच्छा से हांगकांग में सबसे ज़्यादा। अगला पावर जनरेशन, बिजली कितनी बन रही है। देखो चाइना में देखो 6000 बिलियन किलोवाट आवर। इंडिया में उसके मुकाबले देखो पॉपुलेशन तो हमारी लगभग आसपास है और इलेक्ट्रिसिटी देखो 4-5 गुना का फ़र्क आ रहा है। तो ये आइडिया लगाने के लिए आगे देखते हैं। टैप वाटर अवेलेबिलिटी सिर्फ 24% गांव के लोगों के पास है और 76% ऑफ पॉपुलेशन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज, जैसे ये वेल्स, टैंक्स, नदियाँ, ये सब। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज ओनली 20%। इंडिया इन्वेस्ट 34 पर, ये मैंने टेबल में पहले ही करा दिया। अगला क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है इंडिया विल बिकम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कुछ सालों में, पर इसके लिए एक शर्त है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़िया करना पड़ेगा। अब कोई भी देश हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंज होगी। लो इनकम जब तक थी तब तक हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे पानी का इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, पार, ये सब। जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होंगी और एग्रीकल्चर का काम कम हो जाएगा, मतलब कम लोग ही सफिशेंट एग्रीकल्चर से काम करके वीट, गेहूं अपना पूरा इंतज़ाम खाने का देश के लिए कर देंगे, और तब देश में ग्रो करता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होगा। तो शेयर ऑफ पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब हमें फिर जब हम हाई लेवल इनकम पे पहुंचते हैं तब देश को ये ज़्यादा चाहिए होता है। दस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये भी फिर ऊपर जाएगा। एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पहले भी देखा था, इरिगेशन फैसिलिटीज़, और उनको रोड्स वगैरह जितनी अच्छी मिलेंगी उनकी ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियों के लिए भी यही बात है, जितना उन्हें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये सब अच्छा मिलेगा, तभी वो लोग अभी अच्छे ग्रो कर पाएंगे हमारी इंडस्ट्रीज़। और अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे तो ये एक कॉन्स्टेंट यानी लिमिटेशन है, एक गड़बड़ का पॉइंट बन जाएगा, देश में ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना खेतों की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, ना इंडस्ट्रियों की। अगला, हमें एनर्जी क्यों चाहिए। तो देखो डेवलपमेंट के लिए तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इस इंडस्ट्रियों के लिए सबसे ज़्यादा खास है, हमें एनर्जी चाहिए। एग्रीकल्चर में भी हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। सामान इधर से उधर ले जाना, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का इंतज़ाम करना, फार्म इक्विपमेंट आना जाना, ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ये सब। घरों में चाहिए, खाना बनाना, हाउस लाइट, हीटिंग, एसी, गीज़र, सबके लिए एनर्जी चाहिए। अगला, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से हमारे पास आती हैं। तो 2 मोटे मोटे सोर्सेज हैं हमारे पास, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं। इसके अंदर आगे 2 पार्ट हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। अभी हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल के पार्ट्स। कन्वेंशनल में हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। तो कमर्शियल में आ गए जो बिकते हैं बल्क में, इंडिया में हम आसपास अपने देखते हैं कमर्शियल लेवल पे इनका काम हो रहा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बॉट एंड सोल्ड। नॉन कमर्शियल मतलब जैसे फायरवुड, ये अपना ड्राइड डंग हो गई, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, दे आर नॉन कमर्शियल एज दे आर फाउंड इन नेचर एंड फॉरेस्ट। इनका इंतज़ाम ऐसे ही कर लेते हैं लोग, इसके लिए कोई बल्क में हमें कहीं से परचेज़ नहीं करना पड़ता। ये कमर्शियल वाले जो हैं जनरली एग्जॉस्टेबल हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। देखो हाइड्रो पावर यानी जो अपना पानी से बनती है, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म है, बाकी तो ये सब एग्जॉस्टेबल है। और नॉन कमर्शियल ज़्यादातर रिन्यूएबल ही हैं, जैसे लक्कड़ वगैरह, ये रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। अगला, अब देखते हैं हम नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो अभी थोड़े बाद में आए हैं, यानी सोलर, विंड और टाइडल। तो इंडिया क्योंकि एक
ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे पास सारे ऑप्शंस ये वाले अच्छे हैं, तीनों ऑप्शंस। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या फ़र्क है? कन्वेंशनल लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो हैं ये बहुत हैं अबंडेंट रिन्यूएबल। कन्वेंशनल से पॉल्यूशन नहीं होता, इससे पॉल्यूशन होता है कन्वेंशनल से, नॉन कन्वेंशनल से नहीं होता। कन्वेंशनल हमारे एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं। कन्वेंशनल हो गया हमारा कोल पेट्रोल, और ये हो गया सोलर विंड एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7th, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी, यानी कमर्शियल एनर्जी के कहाँ से आ रही है, कहाँ कंज्यूम हो रही है, थोड़ा इसका पैटर्न समझना। तो देखो, देश में अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब जो भी टोटल एनर्जी है हमारे देश में 74% आ रही है कमर्शियल सोर्सेज से, कमर्शियल एनर्जी 26% है नॉन कमर्शियल एनर्जी। मोटा मोटा ऐसे हो गया 3/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। अब कमर्शियल एनर्जी के अंदर मेन कहाँ से आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एनर्जी जनरेट हो रही है हमारी, ये रही 54% हो रही है कोल से। ये कमर्शियल के अंडर है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसमें कोल का। उसके बाद है हमारा ऑयल का, और फिर नेचुरल गैस, और फिर ये हो गया हाइड्रो एनर्जी। तो ये सारे थे कमर्शियल के अंदर किसका परसेंट कितना ज़्यादा है। अब करते हैं इस नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात। तो नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंदर क्या क्या आ गया? फायरवुड, काउ डंग या एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, जो सामान बच जाता है फसल काटने के बाद। अच्छा, अब ये बात 1 मार्कर के लिए मेन है, क्रिटिकल फीचर ऑफ इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर एंड इट्स लिंकेज टू इकोनॉमी, यानी हमारी एनर्जी सेक्टर की और इकोनॉमी का डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल, पेट्रोल वगैरह इसके लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, और जैसे ही पीछे से रेट बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी हिल जाती है पूरी की पूरी। तो डायरेक्ट कनेक्शन है क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमारी इकोनॉमी के साथ, और ये डिपेंडेंस बढ़ रही है, वो बात अलग है। अगर धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक कार्स या और चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का या और चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें कोल पेट्रोल के सिवाय, तो हमारी कुछ इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस, पेट्रोल की जो डिपेंडेंस है हमारी, वो कम हो जाए। तो अभी देखते हैं कौन सा सेक्टर कितना कंज्यूम कर रहा है ईयर वाइज, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो देखो, हाउस होल्ड सेक्टर जो था वो 53-54 उस पुराने टाइम में 10% कंजम्पशन थी उसकी। टोटल जो एनर्जी बनती है उसमें 10% हाउस होल्ड कंज्यूम करते थे, जो कि आज बढ़ गया है 23%। घरों में अब पहले तो से लाइट पंखे से ही काम हो जाता था, अब एसी, गीज़र, हीटर, कई चीज़ें हो गई हैं, तो हाउस होल्ड का शेयर बढ़ गया है। एग्रीकल्चर का काम भी देखो ज़्यादा होने लगा है, उसमें इसकी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, वो शेयर भी बढ़ गया है। इंडस्ट्रियों का भी थोड़ा बड़ा है। ट्रांसपोर्ट का देखो कम हो गया है, यानी कम, पहले जो ये ट्रक, टेम्पू और ये सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, और अब ये कम हो गया इसका परसेंटेज। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, लार्जेस्ट कंज्यूमर था पहले, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि हाउस होल्ड और एग्रीकल्चरों का इन सब का बढ़ रहा है। आगे देखते हैं 8th, नोट ऑन पावर या इलेक्ट्रिसिटी। देखो, एनर्जी में भी अलग अलग हैं। एनर्जी में अभी हम पढ़ रहे हैं पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी और इसके सोर्सेस। द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, इज़ पावर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी ढंग की रहेगी, बिजनेसमैनों के बिजनेस ढंग से चल पाएंगे। अच्छा, ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज़ जनरली हायर देन जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी हमें जितना जीडीपी है उससे थोड़ा ज़्यादा या कम से कम उतना तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ लानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर हमें लगभग मान लो 8% जीडीपी बढ़ाना है, तो हमें अपनी पावर सप्लाई को लगभग 12% से इंक्रीज़ करना चाहिए। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन कहाँ से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है। थर्मल पावर,
यानी कोयला ऑयल ये इन चीज़ों से बनाना। 67% हमारे देश में ये इन्हीं थर्मल कोयले ऑयल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगला हाइडल पावर या हाइड्रो यानी पानी, तो वो पावर इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर डैम देन इट इज़ कॉल्ड हाइडल पावर। ये है हमारे देश का, कम है, 14% ही है। अगला न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर, तो ये साइंस में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू जब बनती है तो इसे न्यूक्लियर पावर। ये हमारे देश में बहुत कम है, 2%, और डेवलप्ड देशों में पर ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी इतना ये काम नहीं है। चौथा हो गया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसके अंदर ये चीज़ें आ गई, विंड पावर, सोलर पावर, ये सब, ये है 13%। ये डायग्राम में दिखा रखा है, मोटा मोटा पता हो, ऐसे नहीं वर्ड टू वर्ड इतने पॉइंट इतने परसेंट है ये, और ऐसे एग्जैक्ट करना है। अगला इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसीज एनकरेजेस 2 एनर्जी सोर्सेज। हम अब आजकल किसको ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, हाइडल एंड विंड को, क्योंकि इसमें हमें कोई फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल कुछ नहीं चाहिए, तो कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होगा। एटॉमिक एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सस्ता भी काम हो जाएगा, बल्क का काम हो जाएगा, और हमारी परसेंटेज खाली 2 है, जबकि वर्ल्ड में एवरेज अगर हम देखें तो 13% इलेक्ट्रिसिटी लोग इससे बना रहे हैं। तो हमारे देश में तो बहुत कम है ये जो 2% है। पर दिक्कत ये है कि अभी हमें थोड़ा डर भी लगता है, सम स्कॉलर्स कहते तो हैं इसको ज़्यादा हमें एटॉमिक न्यूक्लियर का इस्तेमाल करो, पर कुछ ऑब्जेक्ट भी करते हैं, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट का रिस्क है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसमें चांस हमको कम लगता है, क्योंकि हमें इसमें रिस्क खतरनाक है ये थोड़ा। और कई देशों में जहाँ गड़बड़ हुई है इसमें ये न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में, तो वहाँ काफ़ी लंबा और काफ़ी सालों तक लोगों को नुकसान हुआ है। चेरनोबिल ब्लास्ट वगैरह जो हुआ था बचपन में, तुम्हें अगर याद हो, पढ़ा हो छोटी क्लासों में, तो रिस्क भी न्यूक्लियर एनर्जी में काफ़ी हाई रहते हैं। अगला, क्या क्या हमारे देश में चैलेंजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर में। लो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड अंडर यूटिलाइजेशन। तो देखो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो मशीनें हैं, जो सिस्टम है, वो सफिशेंट नहीं है 7 से 8% की ग्रोथ अचीव करने के लिए, और हम सिर्फ 20,000 मेगावाट ही बढ़ा पा रहे हैं। और ये जो हमने सारा सिस्टम इंस्टॉल करा है ये भी अंडर यूटिलाइज्ड है, कई प्लांट्स हमारे ढंग से काम नहीं करते, यानी जो सिस्टम है हमारा वो पूरा 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता। अगला, लॉसेस इनकर्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, यानी सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, इधर भी लॉसेस बहुत हो रहे हैं, और 500 बिलियन से ज़्यादा का एक एस्टीमेट इन्होंने निकाल रखा है। क्यों हो रहे हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह लाइनें बिछाते हैं, लेके जाते हैं, तो रास्ते में भी लॉस हो जाता है। कई लोग चोरी भी कर लेते हैं रास्ते में, गलत रेट प्राइस रख रखे हैं इन्होंने, कई जगह बहुत हाई रख रखे हैं, या कई जगह फ्री बांट रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इन वजह से भी लॉस हो जाता है। या अदर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, यानी काम करने में सुस्तपना। अच्छा, फिर मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये फार्मर्स को मुफ्त में बिजली बांट रहे हैं, और कई फार्मर जो पे कर भी सकते हैं उनको भी फ्री बांटी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे बहुत लॉस हो रहा है इनको। और चोरी भी बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी की देखी जाती है, उससे भी सरकारों को फिर लॉस होते हैं। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर का भी कोई ज़्यादा रोल हमारे देश में नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ना के बराबर। तो प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल इन अ मेजर वे। तो जब ये थोड़ा और हाई रोल प्ले करें, बाहर से इन्वेस्टर आएँ, वो बल्क में प्रोडक्शन हो देश में इलेक्ट्रिसिटी की, तो काम कुछ सॉल्यूशन निकले। जनरल पब्लिक अनरेस्ट, यानी पब्लिक भी बहुत परेशान है हमारे यहाँ, क्योंकि हाई पावर टैरिफ्स, रेट तो बिजली के पूरे हैं और पावर कट्स भी लंबे लगा रखे हैं, तो लोग परेशान भी इनसे हो जाते हैं। तो हम देश की प्रॉब्लम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की। अगला, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाई, यानी अब देखो रॉ मटेरियल इनपुट्स ही टाइम पे नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट भी जनरेट ढंग से नहीं हो पाएगा। और हमारे देश में ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ कोयले से काम चलता है, और वो हैं हमारे यहाँ
शॉर्टेज, तो वो माल नहीं पहुंचता रॉ मटेरियल, तो बिजली की भी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। अगला लास्ट में देखते हैं इनपुट इफेक्ट्स आउटपुट वाला टॉपिक। अभी कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी इसको इनपुट आउटपुट का देखते हैं। सो देखो आज का हमारा पॉइंट है वी रीप व्हाट वी सो, मतलब जो हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे, वही फसल हमें मिलेगी। और एवरी चॉइस जो हम रोज़ डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो एक बीज की तरह ही है, जो बो रहे हैं वही कुछ दिनों बाद हमें मिलना है। अब देखो कईयों को लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये तो लॉ ऑफ नेचर है, इसे तो हम इंसान नहीं बदल सकते। कि मान लो मैंगो का बीज बोओगे तो मैंगो मिलेंगे, अब हरी मिर्च का बोओगे हरी मिर्च मिलेगी, तो ग्रीन चिली या तो जो भी बोओगे वही मिलना है। अब इसको बदल नहीं सकते। अब कई लोग सोचते हैं कि यार ये मान लो हमने किसी के साथ कुछ गड़बड़ करी, अब वो मान लो घर का नौकर ही है, तो हमें लग रहा है यार वो तो क्या कर सकता है हमारे साथ बुरा। तो यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात है कि ये कहीं नहीं लिखा कि जिसके साथ करोगे उसी के साथ वो ही वापस करेगा, ऐसा नहीं बोला। ये लॉ कहता है जैसा कर रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कर जाएगा हमारे साथ। तो पॉजिटिव थोड़ी अप्रोच बनाने के लिए ये लॉ समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो किसी भी रिलीजन की कोई भी बुक देख लो तुम, हर एक में ये बात तुम्हें दिख जाएगी। तो इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, इस रिलीजन या उस रिलीजन, ये एक जनरल बात है। हर रिलीजन के बड़े जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हों या और भी बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हो, ये बात सब मानते ही हैं। तो जहाँ तक एक क्वेश्चन जो कईयों के मन में आता है उसका कि भाई जैसे मैंने इसके साथ किया ये कैसे कर सकता है मेरे साथ, या हम शेर को नहीं खाते शेर हमें क्यों खाता है, कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं हमसे। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक मिस्टर एक्स है कोई, उसने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लिया उसने वाई ऑफिसर के थ्रू, तो अब वो लोन लौटा नहीं रहा। अब बैंक वाले तो लोन अपना वापस लेंगे, अब इसमें ये ज़रूरी तो नहीं है वाई ही उसके पास जाएगा ऑफिसर लोन मांगने। बैंक वाले की मर्ज़ी है, वो किसी बी नाम के बंदे को भेज दें इसके पास, सी नाम के बंदे को भेज दें, डी नाम के बंदे को भेज दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसने ए ने बैंक से लोन लिया है, चाहे वाई ने दिलवाया उसको, पर बैंक वाले वापस तो निकलवा लेंगे अपना पैसा, चाहे सी से डी से बी से किसी के भी थ्रू। ऐसे ही मान लो हमने एक कुदरत के साथ, इस नेचर के साथ कोई नेगेटिव काम कर दिया, मान लो कुछ धोखाधड़ी कर दी, कुछ भी कर दिया, तो एक टाइप से हमने लोन ले लिया नेचर से। अब मान लो हमने धोखा तो करा बी के साथ, अब ज़रूरी नहीं है बी वापस हमारे पास ही आएगा, ये एक टाइप से बैंक वाली बात हो गई। इसने तो अपना हिसाब लेना ही है, बी आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं। कुदरत किसी सी को भेज देगी हमारे पास टेंशन लेके, किसी डी को, किसी ई को, इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा साथ में प्लस प्रिंसिपल। तो ये बातें बहुत सिंपल बातें हैं और बहुत बेसिक बातें हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़ बीज जो बोने हैं ढंग के बोलो, तभी बात सही चलेगी। और कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता कि बहुत कुछ किया था फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने अगर कुछ पुराने बीज में हमारी गड़बड़ है तो फिर वो गड़बड़ तो बाहर आएगी और कुदरत का लॉ कोई चेंज नहीं कर सकता। या कई बार बहुत कम एफर्ट्स करे और रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आ गया, क्योंकि पुराने टाइम के बीज बहुत अच्छे थे हमारे। तो ये चीज़ एक इनपुट आउटपुट कंसेप्ट का देखो मतलब ही यही है, जैसा इनपुट बोल रहे हो वैसा आउटपुट आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा भी जो है लॉ ऑफ नेचर से बना है, नेचर का ही लॉ है। तो ये बहुत ज़रूरी है और लाइफ में बहुत काम आती है बात। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है, थैंक यू।